अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो आपका आज ही लैब फाइनल हुआ है उसका जो सोल्यूशन है उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने क्या करना था और जो क्वेश्चंस गिवन थे वो सॉल्व किस तरह से होने थे। तो ये F1 पेपर है। इसमें names.txt की एक फाइल गिवन थी आपको। उसमें 2472 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन था। दैट मीन्स उनके जस्ट नाम थे। सो अगर हम इसको ओपन करें तो ये इस तरह से एक फाइल थी। और अगर मैं इसका स्टेटस बार ऑन कर दूं तो यहाँ पे अगर मैं एंड पे चला जाऊं तो टोटल ये हमारे पास रोज है। तो इतनी हमारे पास रोज हैं और इस डेटा पे हमने क्या करना था, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड ऑन सेपरेट एंड कंसेक्टिव लाइंस। तो अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूं तो जो पहला दो लाइंस हैं, दिस इज अ नेम ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट। उसका फर्स्ट नेम ये है, उसका सेकंड नेम ये है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास टोटल लाइंस कितनी हैं, 4944। और अगर हम इसको डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास ये आंसर आते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास उस फाइल में 2472 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेव है। उनका फर्स्ट नेम फर्स्ट लाइन पे है, सेकंड नेम सेकंड लाइन पे है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि पहली 6 जो रोज हैं उस फाइल की वो ये हैं। अब यहाँ से जो स्टूडेंट बनेगा, पहला स्टूडेंट वो होगा दिस वन स्पेस दिस वन। सो ये हमारे पास स्टूडेंट 1 हो गया, दिस वन स्पेस दिस वन। ये हमारे पास स्टूडेंट 2 हो गया एंड दिस वन स्पेस दिस वन। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट 3। अब मैंने आपको बता दिया था कि आप फाइल का जो टेक्स्ट है वो किस तरह से रीड कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन यूज होता है फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, और जो भी फाइल आपने रीड करनी है उसका हम नाम दे देंगे और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग विद एवरीथिंग ऑन द फाइल सेपरेटेड बाय अ स्पेस। तो हमारे पास एक स्पेस पे वो जो स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। उसमें हर रो के बाद, हर लाइन के बाद एक स्पेस होगी, फिर आपके पास नेक्स्ट डेटा आ जाएगा। आपने एक PHP का स्क्रिप्ट लिखना था ये सब टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब पहला टास्क क्या है कि फर्स्ट नेम, आपने फुल नेम जनरेट करना है, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। फिर आपने फादर नेम जनरेट करना है जिसमें स्टूडेंट का लास्ट नेम जो है वो फादर का फर्स्ट नेम बन जाएगा और स्टूडेंट का फर्स्ट नेम फादर का लास्ट नेम बन जाएगा। अगर स्टूडेंट हमारे पास ये है तो इसके फादर का नाम पहले ये आएगा स्पेस फिर ये आएगा। अगर स्टूडेंट का नाम ये है तो इसके फादर का नाम पहले सेकंड नेम फिर फर्स्ट नेम। फिर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने हैं। उसमें आपने क्या करना था, 20CS FA 000 1 000 2 000 3 and so on. The registration number must be in sequential format as appeared in the text file. The student with name this will have a registration number of this. तो मतलब जो हमारा पहला स्टूडेंट बनेगा दैट मीन्स हमारी इस फाइल के पहली 2 रोज ये मेरे पास स्टूडेंट नंबर 1 बना रहे हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 001 होना चाहिए। और जो लास्ट मेरा है इस पे नाम ये, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास 2472 होना चाहिए।
देन हमने ईमेल जनरेट करना था। ईमेल में हमने क्या करना है कि जो फुल नेम है विदाउट स्पेस, उस फुल नेम हमने ऊपर कैसे बनाया, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। तो ईमेल में हमने विदाउट स्पेस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, फॉलोड बाय अंडरस्कोर साइन, उसके बाद अंडरस्कोर साइन आएगा, एंड देन देयर रजिस्ट्रेशन नंबर डिजिट, जस्ट डिजिट 001 है, 002 है, 003 है और 2472 है। फिर @student.hitechuni.edu.pk ये हमने अटैच करवाना है। सो दैट मीन्स कि मेरे पास अगर स्टूडेंट नंबर 1 ये है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो इसका ईमेल एड्रेस क्या बनेगा, फुल नेम विदाउट स्पेस, तो फुल नेम आ गया विदाउट स्पेस, फिर अंडरस्कोर का साइन आ गया, देन उसके रजिस्ट्रेशन नंबर का डिजिट आ गया @hitechuni.edu.pk, और इसी तरह से हमारे पास सेकंड स्टूडेंट का आ जाएगा और उसका ईमेल एड्रेस बन जाएगा। देन CNIC नंबर जनरेट करना है, और उसी तरह से करना है जैसे आपका CNIC नंबर होता है। CNIC नंबर हमारा कैसे होता है, पहले हमारे पास होते हैं 4 डिजिट्स डैश, फिर हमारे पास होते हैं 7 डिजिट्स डैश, फिर हमारे पास होता है सिंगल डिजिट। तो ये हमारा जो CNIC है उसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने CNIC नंबर जनरेट करना है, लेकिन ये रैंडमली जनरेट होगा, ये आपने रैंडमली जनरेट करना है, लेकिन फॉर्मेट जो है वो सेम रहना चाहिए। देन फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर का भी हमारे पास फॉर्मेट जो ट्रेडिशनल है वही रहेगा, 0312345678, मतलब आपके पास पहले कोड आ जाएगा कौन सी कंपनी का है, देन आपके पास 7 डिजिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट 7 डिजिट्स हैं आफ्टर द डैश वो रैंडमली जनरेट होंगे। जो पहले 618 स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे हमारा जो कंपनी कोड है वो जैस कोड, दैट इज़ 0300। फिर जो नेक्स्ट 618 स्टूडेंट्स हैं वो 0333 यूज़ करेंगे यूफन कोड। नेक्स्ट 618 स्टूडेंट्स विल यूज़ जोंग कोड 0313, एंड नेक्स्ट 618 स्टूडेंट्स विल यूज़ टेलीनॉर कोड दैट इज़ 0345। अब ये डेटा हमारे पास जब हो जाएगा क्रिएट, देन हमने क्या करना है, हमने इस पूरे डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसमें ये डेटा 1 बाय 1 स्टोर कर देंगे, तो हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर 422472 रोज जो हैं वो सेव हो जाएंगे। इसके बाद एक एक्स्ट्रा काम अगर आपके पास टाइम हुआ और आपने किया हुआ तो आप ये कर सकते थे कि आप उस सेव डेटा को शो करवा सकते थे HTML के टेबल में। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास, मैं 1 बाय 1 इस पूरे कोड को चलाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं बाकी कोड सारा कमेंट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, नेम इज इक्वल टू फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, और फाइल का नाम ये रीड की फाइल, और उसको सेव करवाया नेम्स के एक वेरिएबल में। अब अगर मैं करूं इसको प्रिंट आर और मैं यहाँ पे करूं $names, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूं तो मैं देखता हूं कि नेम्स का जो वेरिएबल है वो किस तरह से पॉपुलेट हुआ है। तो मैं करता हूं लोकल होस्ट p1/index.php, p1 ही फोल्डर का नाम है, p1 ही है, ओके। मैंने एंटर किया तो अब ये मेरे पास इस तरह से फाइल आ रही है। मेरा जो आउटपुट है वो इस तरह से आ रही है। मैंने आपको बताया था पेपर की डिस्क्रिप्शन में ही कि जब आप ये लाइन चलाएंगे तो दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग विद एवरीथिंग ऑन द फाइल सेपरेटेड बाय अ स्पेस। तो ये मेरे पास फाइल थी, उस कोड ने फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट ने क्या किया, इस पूरे को एक स्ट्रिंग बना दिया, और इनके दरमियान में क्या है, एक स्पेस है। फर्स्ट नेम स्पेस, सेकंड लाइन
स्पेस थर्ड लाइन स्पेस फोर्थ लाइन एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा लास्ट लाइन। सो अगर आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा डिसाइज कर देता हूँ। तो लास्ट लाइन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना था, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन अनकमेंट करता हूँ। अब ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ये टिपिकली एक ट्रेडिशनल स्पेस नहीं है, ठीक है। दिस इज अ लाइन ब्रेक। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये डिफरेंट लाइंस के ऊपर है। अगर ये इस तरह से होती तो ये एक ट्रेडिशनल स्पेस होती। अब ये ट्रेडिशनल स्पेस नहीं है जो हमारे पास इस वेरिएबल में आई है, दिस इज अ न्यू लाइन। तो हम इसको एक एक्सप्लोड का फंक्शन है जो क्या करेगा, इस पूरे वेरिएबल को डिवाइड कर देगा। तो एक्सप्लोड के फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। एक आपने किसके ऊपर उस नेम को, उस वेरिएबल को डिवाइड करना है और उस वेरिएबल का नाम क्या है। मैंने न्यू लाइन पे डिवाइड करना है नेम्स के वेरिएबल को। अब जो एक्सप्लोड का फंक्शन है ये मुझे उस नेम्स के वेरिएबल को न्यू लाइन पे डिवाइड करके एक एरे मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट आर $info और अब मैं इस कोड को चलाऊं तो ये वाला जो मेरा सारा कोड था, ये वाली जो मेरा डेटा था, ये एक एरे की फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें एरे के 0 इंडेक्स पे ये आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे ये आ जाएगा, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड सो ऑन। सो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक एरे बन गई। 0 इंडेक्स पे ये आ गया, 1 इंडेक्स पे ये आ गया, 2 इंडेक्स पे ये आ गया, और जो मेरा लास्ट इंडेक्स होगा 4943 उस पे मेरे पास ये डेटा आ जाएगा। दैट्स इट। अब हमारे पास हमने जो फाइल का डेटा था उसको 1 बाय 1 गेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने अपना डेटा प्रिपेयर करना है इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई हुई है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे एक फॉर लूप है, i is equals to 0, i is less than size of info। इस इन्फो की एरे का जितना भी साइज है हमें उतनी दफ़ा अपनी लूप को चलाना है, और i++, तो हम i++ कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, फुल नेम और लास्ट नेम जनरेट करना है, सॉरी फुल नेम और फादर नेम जनरेट करना है। तो फुल नेम का आपको पता है कि दो कंसेक्टिव लाइंस जो भी होंगी वो फुल नेम बन जाएगा। तो हमारे पास ये दो लाइंस थी, तो इसको फुल नेम बनाने के लिए मेरे पास एरे का इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1, उनको जब मैं स्पेस के साथ सेपरेट करूंगा तो वो मेरे पास स्टूडेंट 1 का फुल नेम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 0 है तो मैंने 0 इंडेक्स को किया कि वो मेरे पास फर्स्ट नेम है, ठीक है। फिर मैंने i++ कर दिया, मेरे पास i1 हो गया, जो एरे का 1 इंडेक्स है वो फर्स्ट स्टूडेंट का लास्ट नेम है, राइट। अब ये जो दो लाइंस लिखी हुई हैं मैंने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लाइन नंबर 10 एंड 13, ये ऑप्शनल है। ये हम जस्ट प्रिकॉशनरी करते हैं कि हमारा जो डेटा हमने सेव करवाया है उसके अंदर न्यू लाइन की जो ब्रेक है या स्पेस है वो ना आ रही हो, क्योंकि अगर ये आ रही होगी तो हमारे पास जब डेटा में हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास एरर आ सकता है। तो ये जस्ट प्रिकॉशनरी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बगैर भी हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये जस्ट जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज इक्वलेंट टू द न्यू लाइन, उसको जस्ट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। अब मैंने इसको क्या करना है, फुल नेम जनरेट करना है। तो फुल नेम मैंने डबल कोट्स लगाए, डबल कोट्स के अंदर हम वेरिएबल लिखें तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। तो मैंने यहाँ पे किया फर्स्ट नेम का 0 इंडेक्स स्पेस लास्ट नेम का 0 इंडेक्स।
अब जब आप ये वाला कोड रन करेंगे तो उसके अंदर अगर तो कोई एम्प्टी स्पेस होगी दैट इज इक्वल टू न्यू लाइन, तो वो हमारे पास आ जाएगी एरे के इंडेक्सेस में। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ये फंक्शन है ये हमें एरे रिटर्न करेगा जिसका फर्स्ट इंडेक्स पे वो डेटा होगा, और आगे फिर अगर उसमें न्यू लाइन होगी तो न्यू लाइन पे वो स्प्लिट होता जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये काम हो रहा था यहाँ पे एक्सप्लोड, और ये चीज़ हमारी सेम काम कर रही है। तो फर्स्ट नेम के यहाँ पे जो एरे रिटर्न होगी उसके जीरो इंडेक्स पे मेरे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा, और लास्ट नेम की जो एरे यहाँ से रिटर्न होगी उसके जीरो इंडेक्स पे मेरे पास लास्ट नेम आ जाएगा। फुल नेम हमारे पास किस तरह से बन रहा है, फर्स्ट नेम का जीरो इंडेक्स जो कि यहाँ से आ रहा है, फिर मैंने एक स्पेस लगाई, लास्ट नेम का जीरो इंडेक्स जो कि यहाँ से आ रहा है, ये मेरे पास बन गया स्टूडेंट का फुल नेम। फिर हमने फादर नेम बनाना है। फादर नेम पे मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम होगा वो फादर का लास्ट नेम बन जाएगा, और स्टूडेंट का जो लास्ट नेम होगा वो फादर का फर्स्ट नेम बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया फुल नेम और फादर नेम। ठीक है, तो अगर मैं इस एरे को लूप को कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, और इस एरे को हम कमेंट कर देते हैं एंड इसको फ़िलहाल चलाते हैं 4 तक, और नीचे से मैं इस एरे का चेक कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको कोड को करूँगा और यहाँ पे मैं करवाता हूँ एको डॉलर फुल नेम ब्रेक डॉलर फादर नेम। अब ये मेरे पास मैंने इसको कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाया था, 4 टाइम्स, तो 3 दफ़ा चलेगा, 4 टाइम्स चलना चाहिए इसको। तो ओके, यहाँ पे भी हम ब्रेक डालते हैं। तो अब ये क्या हुआ, इसमें ये 4 टाइम्स जब चलेगा तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स जनरेट होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो अलग अलग लाइंस के ऊपर पड़े थे, इंडेक्सेस के ऊपर पड़े थे। जो फर्स्ट नेम होगा वो ये होगा और इसके फादर का नाम ये बन गया। सेकंड स्टूडेंट का फर्स्ट नेम फुल नेम ये हो गया और उसका फादर का नाम ये हो गया, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास जो फादर नेम और फुल नेम है वो इस तरह से बने। नेक्स्ट काम हमने जो करना है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए प्रीफिक्स आपको गिवन है कि आपने हर रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले ये चीज़ लगानी है, तो इसको मैंने एज ए स्ट्रिंग डाल दिया। फिर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है। इफ स्टेटमेंट क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस गिवन थी। कंडीशंस ये हैं कि जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 1 से लेके 9 तक, तो हमें पैड करवानी है उसके साथ 3 zeros। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 10 से लेके 99 तक, तो हम उसके साथ पैड करवाएंगे 2 zeros। देन अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 100 से लेके 999 तक, हम उसके साथ पैड करवाएंगे 1 0। और अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 1000 से लेके 2472 है, तो हमने उसके साथ कोई भी ज़ीरो पैड नहीं करवानी। तो ये हमारे पास 4 केसेस बन रहे हैं। तो उन 4 केसेस के लिए यहाँ पे जो है कंडीशन वो गिवन है। अगर जो हमारे पास पहले 10 स्टूडेंट्स हैं और आई जो है वो लेस देन 10 है, तो हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पैड करवानी है 3 zeros, फिर 2 zeros, और यहाँ पे हमने कोई भी पैड नहीं करवानी। तो मैं इस सारे को अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी जीरोस के कितनी जीरोस आएंगी, कितनी जीरोस आएंगी, कितनी जीरोस आएंगी, इस केस में, इस केस में, इस केस में।
जीरोज आ गई। फिर हमने उससे बनाना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। जो लास्ट वाली डैश है वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो यहाँ पे जीरोज आ रही हैं वो, उसके साथ मैंने कंकैट करवा दिया आई, जो मेरा आई चल रहा है, वेरिएबल आई, राइट। सो ये आ गया। फिर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जनरेट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हम जनरेट करवाएंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन डिजिट है वो। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास ये आ गया, ये चीज़, और इसके साथ कंकैट करवानी है हमने, जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या क्रिएट हो रहा है इस केस में, इस रेजिनम के रेज अंडरस्कोर नो के आगे हमारे पास आएंगी 000, और जो हमारा आई चल रहा होगा, आई 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आई का जो वेरिएबल है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आई तो हमारा चलेगा 0 से, और उसने चलना है कितनी बार, यहाँ पे टोटल भी लिखा हुआ है 4944 टाइम्स। तो हम आई का जो वेरिएबल है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ के लिए मैं एक वेरिएबल और क्रिएट करता हूँ $काउंट का, और उसको स्टार्ट करवाते हैं 1 से। और यहाँ पे $काउंट हम करते हैं, $काउंट और $काउंट, ये हो गया। और यहाँ पे भी हम $काउंट करेंगे एंड $काउंट करेंगे, और यहाँ पे आके हम $काउंट प्लस कर देते हैं, ताकि हम न्यू स्टूडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो अब जो होगा, यहाँ पे जीरोज आ गई और $काउंट में 1 पड़ा है, तो 001 आ गया। इस लाइन पे हमारे पास 000 आ रही हैं, तो 000 के साथ जब हमने काउंट को कंकैट करवाया तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया। और इस लाइन के ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर बन रहा है, जो कि है ये वाली चीज़, और डैश हमारे पास आ जाएगा ये चीज़। तो पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास ये आ जाएगा 20CSFA0001। तो यहाँ पे भी यही था कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 001 हो। तो ये जो स्टूडेंट है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास ये आ गया। और सिमिलरली आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देन हम आते हैं ईमेल जनरेशन के ऊपर। अब ईमेल किस तरह से जनरेट करनी है, ईमेल के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन थी कि जो फुल नेम है विदाउट स्पेस वो लगाना है। तो फुल नेम आ गया, दैट मीन्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनके दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं होगी। मैंने डबल कोट्स के अंदर इनको विदाउट स्पेस लिख दिया। फिर आगे कंकैट करवाना है अंडरस्कोर का साइन, तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर का साइन कंकैट करवा दिया। देन आना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर का डिजिट 001, 002, 003। तो ये डिजिट जो है ये हमारा सेव हो रहा है रेज अंडरस्कोर डिजिट के वेरिएबल के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे कंकैट करवा दिया, और उसके आगे फिर हमने कंकैट करवाना था @student.hitechuni.edu.pk। तो एट द एंड हमने वो कंकैट करवा दिया। तो इस तरह से मेरे पास ईमेल बन गई। फिर आ जाते हैं हम अपने CNIC की जनरेशन के ऊपर। अब CNIC के मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो CNIC है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने कहा हुआ है CNIC स्टार्ट, देन सेकेंड वाले को CNIC मिड, एंड वाले को CNIC एंड।
जो फर्स्ट वाला है उसमें हमारे पास डिजिट होते हैं 5। तो रैंड का एक फंक्शन है जो कि रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। यहाँ से मैं रैंडम नंबर जनरेट करवा रहा हूँ इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक। फिर मिड के लिए हमें 7 डिजिट्स चाहिए, तो मैं इसके लिए रैंड नंबर जनरेट कर रहा हूँ यहाँ इस रेंज से इस रेंज तक। और एंड पार्ट के लिए हमें चाहिए सिर्फ 1 डिजिट, तो इसके लिए मैं जनरेट कर रहा हूँ रैंड 1 से लेके यहाँ तक। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास सेम ही नंबर की जो लिमिट है वो आएगी, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए कि यहाँ पे 5 डिजिट्स हमारे पास आएंगे, 7 डिजिट आएंगे, यहाँ से हमारे पास 1 डिजिट आएगा। फिर हमें बनाना है अपना CNIC। तो CNIC कैसे बनेगा, उसका स्टार्टिंग जो हमारे पास आएगी वो, फिर उसके साथ डैश कनकैट करवाना है, मिड फिर डैश कनकैट करवाना है, और फिर एंड। तो ये मेरे पास बन गया CNIC। देन हमने क्या करना है, फ़ोन नंबर जनरेट करना है। फ़ोन नंबर कैसे जनरेट करेंगे, मैंने सबसे पहले एक एरे बना ली मोबाइल हेड के नाम से, जिसमें जो भी हमारे कोड गिवन थे इंस्ट्रक्शंस में 0300 0333 0313 0345, ये मैंने सेव करवा लिए एक एरे में। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन थी कि जो फर्स्ट 618 स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे जैज़ कोड, और आगे वाला जो नंबर है वो रैंडमली जनरेट होगा। तो जो फर्स्ट 618 स्टूडेंट्स हैं उनका जो नंबर है एंड वाला मोबाइल एंड, वो मैंने जनरेट करवा लिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हम इस लाइन को जस्ट एक ही बार अगर यहाँ पे भी लिख दें तो भी हमारा कोड जो है वो रन होगा, क्योंकि नंबर तो एक ही दफ़ा जनरेट होना है और एक ही इनमें से कंडीशन चलेगी, तो हम बार बार इस नंबर को क्यों जनरेट करवा रहे हैं। तो नंबर मेरे पास जनरेट हो गया एंड वाला जो कि 7 डिजिट्स का है, वो जनरेट हो गया। अब हमने हेड लगाना है कि पहला वाला जो हेड है वो जैज का हो, सेकंड वाला यूफुन का हो, जोंग का हो और टेलिनर का हो। तो जो फर्स्ट 618 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी अगर हम आई को यहाँ पे नहीं करते क्योंकि आई तो डबल है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉलर काउंट। काउंट का सी स्मॉल है, काउंट का सी स्मॉल है, तो काउंट 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 एंड काउंट, और जो प्लस प्लस है काउंट का वो हम करते हैं एंड पे। तो अगर मेरे पास स्टूडेंट जो है वो 619 से कम है तो मैंने मोबाइल हेड लगाया 0, दैट इज जैज। 619 से 1237 तक है तो जैज हेड मोबाइल हेड 1, दैट इज यूफुन। 1237 से 1855 तक है तो हेड 2, दैट इज जोंग। और हमारे पास जो लास्ट 618 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोबाइल हेड 3, दैट इज टेलीनॉर। और फ़ोन नंबर कैसे बन रहे, मोबाइल हेड डैश और जो भी हमने मोबाइल का नंबर जनरेट किया है वो। तो यहाँ तक हमारे पास जो सब डेटा है सारा वो जनरेट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना था, इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना था और डेटाबेस क्रिएट करनी थी। तो वो यहाँ पे मैंने एक बनाई हुई है। मैंने एक डेटाबेस बनाया Q1 के नाम से और उसके अंदर एक टेबल बनाया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का। आईडी बनाई, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, देन फुल नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, CNIC एंड फ़ोन नंबर, ये हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। और दैट्स इट। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो ये कोड मेरा चलना चाहिए विदाउट एनी एरर। और जो पहले 2 स्टूडेंट्स हैं
उनका डेटा जाना चाहिए हमारे पास डेटाबेस के अंदर। रिफ्रेश किया और यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया 57 पे। else if counts this if count is greater than equals to this and $count is less than this, तो हमारे पास क्या आएगा? ओके, एरर, अनएक्सपेक्टेड एल्स। ओके, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट नहीं थी तो उसकी वजह से एल्स का एरर आया, ये हो गया। और अगर मैं इसको ब्राउज करूं तो मेरे पास दो स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो स्टोर हो गया। फुल नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, ये उसका CNIC आ गया एंड फ़ोन नंबर। पहले दो हैं तो दैट मीन्स हमारे पास जो फ़ोन नंबर आएगा वो आएगा जैज़ का। तो इसी तरह से अगर मैं इसको करता हूँ अपने काउंट को इक्वल्स टू 620, रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड वेरिएबल रेज डिजिट 37 पे। ओके, यहाँ पे मैं पहले भी देख रहा था कि मेरी एक जो एल्स इफ की स्टेटमेंट है वो एक मिसिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया 10 से बिलो, यानी कि 0 से 9। यहाँ से मैंने किया 10 से 99, तो मेरे पास 100 से जो है 100 to 999 वो वाली चीज़ जो है वो मिसिंग है। तो मुझे एक और लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा 100 से 999 तक मेरे पास एक चीज़ आएगी। और आई थिंक मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चल गई। इसमें दो और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पे नहीं चला था तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये 620, 621 और इनका जो फ़ोन कोड है वो 0333R है। ठीक है, तो हमारा जो कोड है ये सही रन कर रहा है, ये वाला कोड। और इसका जो एडिशनल पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट, वो ये था कि आपने एक पेज के अंदर इस पूरे डेटा को शो करवाना है। तो अगर हमने इसके साथ ही शो भी करवाना होता तो यहाँ पे मैं करता, ओके, इसके बाहर करते हैं HTML5 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, TR बनाया और उसके अंदर बनाए TH। और TH मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस 7। ये आ गया। यहाँ पे मेरे पास आएगा नंबर, देन मेरे पास आएगा फुल नेम, फिर मेरे पास आएगा फादर नेम, देन मेरे पास आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, CNIC एंड फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारे पास हेडर्स बन के टेबल के। नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो करना है PHP के थ्रू। हम अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे।
देन मैं क्यूरी बनाऊंगा, डॉलर क्यूरी इक्वल्स टू select static from table name is student information। देन हम अपना क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, status is equals to mysqli $con और $query। ठीक है, फिर हम एक वाइल की लूप लगाएंगे, रो इज इक्वल्स टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array और डॉलर स्टेटस। ठीक है, मैं जस्ट एक दफ़ा देख लूँ, रोज कस्टम माई एसक्यूएल फैच अरे। ठीक है अंडरस्कोर यहाँ पे आएगा क्यूरी। ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास आएंगे वो सब नाम। तो फर्स्ट में आ गया मेरे पास आईडी, डॉलर आईडी इज इक्वल टू डॉलर रो और 0, फुल नेम इज इक्वल टू डॉलर रो 1। और अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो सेकंड मेरे पास होगा फादर नेम, देन मेरे पास आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल, देन CNIC और फ़ोन नंबर। दिस इज़ 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आ गया। फिर हमने क्या करना है, एक एरे बनानी है, सॉरी टेबल की जो रो है वो कंकैट करवानी है। सो यहाँ पे आ गया TD क्लोज्ड और डॉलर साइन, 1 2 3 4 5 6 7 और एंड पे TR क्लोज हो जाएगी। फर्स्ट में मेरे पास आ गया आईडी, फुल नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, सॉरी CNIC एंड फ़ोन नंबर। ये हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करवाऊँगा तो ये मेरे पास डेटा शो हो गया। आप टेबल को स्टाइलाइज भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ इसको स्टाइल विथ 100% और बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से स्टाइलाइज भी आप कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे नहीं होगी, हो गई ओके। तो आप स्टाइलाइज भी कर सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा 5 मार्क्स का। ठीक है, देन सेकंड पेपर पे आते हैं। सेकंड पेपर पे आपके पास एक systems.txt की फाइल थी, उसमें इस तरह से डेटा गिवन था, एक ही लाइन के ऊपर ये डेटा गिवन था। आपने क्या करना था, The above mentioned details can be further defined as, जो मेक है वो हमारे पास HP Dell Toshiba Acer होगा। मॉडल, कंप्यूटर का मॉडल क्या है, जनरेशन 4th है, 5th है, 6th है, 7th, 8th, 9th। कोर्स i3, i5, i7 है। रैम कितनी है, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB। रैम टाइप DDR3 है या 4 है। और स्टोरेज 250GB, 500GB, 1TB एंड 2TB। ये अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूं फाइल को
तो सिस्टम्स, तो ये एक लाइन थी, मेक तोशिबा सॉरी मॉडल, जनरेशन, कोर्स, रैम, रैम टाइप, स्टोरेज एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन आपने क्या करना है, आपके पास 4 लैब्स थी, यहाँ पे एआई लैब है, डीएसपी लैब है, डेटाबेस लैब है, तो के 3 लैब्स हैं। आपने उन 3 लैब्स के डेटा को लैपटॉप्स जो हैं, सिस्टम्स जो हैं, वो पॉपुलेट करवाने थे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो द पीसी नेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लैब नेम, जो भी आपकी लैब नेम लैब होगी, एआई लैब, PC1, तो ये हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू सेव द डेटा एज पर द पीसी नेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज अलाउड इन अ सर्टेन लैब। यू विल बी सिलेक्टिंग द पीसीज फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर डेटा कैसे होगा। अब एआई लैब में आपने क्या करना है, एआई लैब हैज अ टोटल ऑफ 4 कॉलम्स एंड देयर आर 15 रोज इन दिस लैब। टोटल 15 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 60 कंप्यूटर्स फॉर दिस लैब। You need to allocate the systems in the following order. जो फर्स्ट 3 रोज होंगी उसमें जो कंप्यूटर्स होंगे उनकी स्पेसिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए, वो 9th जनरेशन हो, i7 हो, 32 GB रैम हो, DDR4, स्टोरेज हो 2 TB, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब 1 फ्रॉम ईच प्रोवाइडेड अबव अंडर ऑपरेटिंग इन ईच रो। अब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कौन कौन से बताए हुए हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 एंड लिनक्स। हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो दैट मीन्स कि एआई लैब की जो फर्स्ट रो होगी उसके पहले जो 4 सिस्टम्स होंगे, उस रो में जो सिस्टम्स होंगे 4, उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक होना चाहिए विंडोज 7, एक होना चाहिए विंडोज 8, एक होना चाहिए विंडोज 10 और एक होना चाहिए लिनक्स। फर्स्ट 3 रोज के लिए। फिर आगे नेक्स्ट 7 रोज, दैट मीन्स 4 से लेके 11 तक, 4 से लेके 10 तक, वो जो हमारे पास रोज होंगी उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो 8th Gen होनी चाहिए, i5 16 GB रैम, 1 TB स्टोरेज और सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम 1 फ्रॉम ईच, विंडोज 7 हर रो में। और जो लास्ट रोज हैं वो 7th Gen होना चाहिए, i3 8 GB और इस तरह से। और जो लास्ट वाली जो 2 रोज हैं उनमें 5th Gen i3 8 GB DDR3 250 GB और 1 फ्रॉम ईच इन ईच रो। और इसी तरह से फिर DSP की गिवन है और डेटाबेस लैब की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो गिवन है। अब जो मैंने कोड लिखा है ये जस्ट एक रो के, एक जो लैब है उसकी फर्स्ट रो हमारे पास जनरेट हो रही है। तो इसी तरह से अगर हम इस इफ को बार बार लिखते रहेंगे, ये जो मेरे पास इफ है ये मेरे पास उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसको बनाता रहेगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स ने जस्ट किसी भी एक लैब की एक रो की लॉजिक लिख दी तो उसके फुल मार्क्स उसको मिलेंगे। अब पहले वाली चीज़ वैसे ही है कि हमने फाइल के कंटेंट्स को गेट किया, उसको एक्सप्लोर करवाया न्यू लाइन के ऊपर। टोटल काउंट 13, अगर 13 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम रोक देंगे क्योंकि हमारे पास टोटल रोज 13 ही है। तो अब आगे हम इसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करवाया कॉमा के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हर चीज़
कॉमा के ऊपर है, तो ये हो गया। फिर हमने चेक करना है कि वो 9th जेन है, i7 है, 32 GB है, DDR4 है और 2 TB है। क्योंकि फर्स्ट रो के लिए हमें यही स्पेसिफिकेशन चाहिए थी AI लैब में, 9th i7 32 GB DDR4 2 TB। तो ये चीज़ें हमने अपनी स्पेसिफिकेशन में लिख ली। फिर हमने ऑल मेक्स में यहाँ पे आए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आए, फिर हमने बताया सॉरी कि जो फर्स्ट रो होगी उसका एक सिस्टम होना चाहिए विंडोज़, एक होना चाहिए ऑपरेटिंग विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9 और लिनक्स। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आ गया, पीसी नेम हमने क्रिएट किया, और देन सिमिलरली हमारे पास डेटाबेस के अंदर इंसर्शन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो मेक है और जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं जो सेट कर रहा हूँ, लाइक मैंने विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10 और लिनक्स, उनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ अपनी एरे में से। क्यों? क्योंकि मुझे वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मैं नहीं चाह रहा कि वो दोबारा मेरे पास सिलेक्ट हो। तो वो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से अनसेट कर दिया, मतलब पॉप करवा दिया अपनी एरे में से। ठीक है, और एट द एंड जब मेरे पास वो 4 सिस्टम्स बन गए, मैंने मॉडुलस लिया, अगर 0 आ गया तो मैंने दोबारा से अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑल मेक जो है वो पॉपुलेट करवा लिए अगेन। तो इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो यही था कि आपने यू कैन टेल द रिमेनिंग पीसीज इन द टेक्स्ट फाइल with their information so that the university can maintain their stock in the efficient way। तो आपने इस फाइल में से जितने भी पीसीज निकल गए हैं, आप उनके आगे उनको कोई भी फ्लैग दे सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है इसके आगे मैं 1 ऐड करवा देता हूँ, इस रो के आगे मैं 1 ऐड करवा देता हूँ, इस रो के आगे मैं 0 ऐड करवाता हूँ। तो दैट मीन्स कि 0 वाले जितने भी मेरे पास रोज हैं वो रिमेनिंग है। तो दोबारा से आप इस पूरी फाइल को रीड कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे आपके लास्ट इंडेक्स पे 0 आ रहे हैं आप बता सकते हैं कि हमारे पास ये वाले सिस्टम्स बॉट हैं लेकिन अभी तक हमने यूज़ नहीं किए। आप जस्ट उसकी लिस्ट जो यूनिवर्सिटी है उसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने करना था automatic evaluator for their admission system. The purpose of this evaluator is to perform multiple calculations and generate a merit list automatically for top 50 students against each program. University has received exactly 2000 admission forms from for different departments, और ये हो गया। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। हम जाते हैं स्टूडेंट इन्फो के अंदर। यहाँ पे भी मेरे पास डेटा गिवन है और किस फॉर्मेट में है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, एप्लीकेशन नंबर है, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डिग्री चॉइस 1, डिग्री चॉइस 2, NTS मार्क्स, SSC टाइप मार्क्स, हायर सेकेंडरी टाइप और हायर सेकेंडरी मार्क्स। ये चीज़ आ गई। तो आपने इस फाइल में क्या करना है, पहले आपका आ गया फर्स्ट नेम, फादर नेम, उसका फॉर्म नंबर, देन CNIC, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसकी फर्स्ट चॉइस जो है प्रेफरेंस वो EE डिपार्टमेंट है, फिर CS डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास NTS के मार्क्स आ गए, मैट्रिक टाइप साइंस है या आर्ट्स है वो आ गई, मैट्रिक्स के मार्क्स आ गए, फिर इंटर की टाइप प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है या ICS है वो आ गई, और इंटर के मार्क्स आ गए। और ये चीज़ें मैंने इनका फॉर्मेट आपको बताया हुआ है।
यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होगा और ये किस तरह से होगा। मैं जो एसएससी की टाइप है वो या साइंस हो सकती है या जर्नल हो सकती है, और हायर सेकेंडरी की जो टाइप है वो एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस हो सकती है। देन जो डिपार्टमेंट की चॉइस है, डिग्री की चॉइस है, वो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डबल ई है, एमई है और बीबीए है। सिमिलरली सेकंड चॉइस भी सेम हो सकती है। एनटीएस के मार्क्स हैं एंड डेट ऑफ बर्थ इज डेट डैश मंथ डैश ईयर। सीएनआईसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फ़ोन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है FA-2020-UG और आगे फॉर्म नंबर है। अब आपने क्या करना है, you have to extract the details from the attached file. You need to check the following details to meet the minimum qualification. The first and second degree choices, NTS marks, SSC type, SSC marks, higher secondary type, higher secondary marks. जो BCS का प्रोग्राम है उसमें जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मैट्रिक जो है वो साइंस ग्रुप के साथ हो, इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स हो, और इंटरमीडिएट की जो टाइप है वो आईसीएस हो, प्री इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो, और जो एनटीएस के मार्क्स हैं वो 50 अबव हो। इसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिटेल्स गिवन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, डबल ई की, एमई की एंड बीबीए की। देन आपने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, आपने मेरिट स्कोर कैलकुलेट करना है। इफ स्टूडेंट फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ प्रोग्राम्स दे मस्ट बी डिस्क्वालीफाइड। और सबसे पहले आपने टॉप प्रायोरिटी को चेक करना है, अगर वो स्टूडेंट उसमें फेल हो जाता है तो आपने सेकंड प्रायोरिटी को चेक करना है, अगर दोनों में फेल हो जाते हैं तो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट देयर मेरिट स्कोर। 30% मैट्रिक मार्क्स प्लस 50% इंटर मार्क्स प्लस 20% एनटीएस मार्क्स। मेरिट स्कोर कैलकुलेट करने के बाद आपने मेरिट लिस्ट के अंदर स्टूडेंट का डेटा एंटर करवा देना है और उसको फिर आपने एसक्यूएल की डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। यू विल बी क्रिएटिंग 6 मेरिट लिस्ट फॉर ईच प्रोग्राम हैविंग 50 स्टूडेंट्स फॉर ईच प्रोग्राम। और एक्स्ट्रा काम जो है, यू कैन री ऑर्डर ईच मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर एवरी प्रोग्राम बाय मेरिट स्कोर। स्टूडेंट विद हाईएस्ट मेरिट स्कोर विल बी एट टॉप। तो ये आपने अचीव कैसे करना है, हमने इसको फाइल को रीड किया और एरे बना ली, फिर हमने जो चीज़ें थी वो गेट करवाई, और उस पूरी मेरिट लिस्ट को हमने क्या कर दिया, अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेरिट स्कोर को कैलकुलेट करने पे। मेरिट स्कोर कैलकुलेट किया इस तरह से, सेकंड चॉइस का टेबल आया, सेकंड चॉइस के टेबल में डाल दिया और ये हमारे पास आ गया। तो एलिजिबल, इनएलिजिबल और फर्स्ट चॉइस, ये आपने तीनों डेटाबेस अपने जो टेबल्स हैं वो करवा दिए। मेरिट स्कोर आ गया और मेरिट स्कोर को आपने करवा दिया सेव। चॉइस का फंक्शन हमारे पास क्या है, चॉइस का फंक्शन में हम चॉइस फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैट्रिक टाइप, इंटर परसेंटेज, इंटर टाइप और एनटीएस मार्क्स। तो यहाँ पे आप चॉइसेस उसकी देख रहे हैं डिफरेंट तरह से। अगर सीएस है या एससी है तो उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करने हैं, सीई में चेक करने हैं, डबल ई में चेक करने हैं और एमई में और बीबीए में चेक करने हैं। और ये क्राइटेरिया आपको गिवन है कि मैट्रिक टाइप सीएस और एससी के लिए साइंस होनी चाहिए, इंटर
परसेंटेज जो है वो 50 से अबव होनी चाहिए। इंटर टाइप ये मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो या ICS हो, और NTS मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 100 होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो इनएलिजिबल, और इसी तरह से ये बाकी डिपार्टमेंट्स में भी चेक करने हैं। रिमूव स्पेसिस का जो एक फंक्शन ऊपर यूज़ हुआ है ऑप्शनली, वो सिमिलरली मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एम्प्टी स्पेसिस रिमूव करने के लिए है। अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। देन फोर्थ पेपर में आपने स्टूडेंट की जो फीस है उसको देखना है। इसकी जो फाइल है वो इस तरह से होगी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, सेक्शन, फीस स्टेटस, रिमेनिंग चार्जेस, फाइन ड्यूज और स्कॉलरशिप। सेमेस्टर, सेक्शन, फीस स्टेटस और रिमेनिंग चार्जेस, फाइन और उसकी स्कॉलरशिप का स्टेटस यस या नो। तो सबसे पहले आप डेटा को गेट कर लेंगे अपने उसी लाइन को एग्जीक्यूट करके। फिर आपने कैटेगराइज करना है इस बेस पे। इफ द स्टूडेंट हैज मोर देन 70,000 फीस पेंडिंग, चेंज द स्टेटस टू ब्लैक लिस्ट। इफ द स्टूडेंट हैज मोर देन 20,000 फाइन पेंडिंग, चेंज द स्टेटस टू टर्मिनेटेड। इफ द स्टूडेंट हैज कलेक्टिव सम ऑफ 30,000, मतलब फीस प्लस फाइन मिला के 30,000 हो तो उसका स्टेटस ब्लॉक्ड होना चाहिए। इफ द स्टूडेंट इज इन 7th और 8th सेमेस्टर एंड देयर ड्यूज आर पेंडिंग, चेंज देयर स्टेटस टू इनएक्टिव। इफ द स्टूडेंट हैज पेड देयर फीस एंड हैज सम फाइन पेंडिंग, तो उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग आ जाए। और स्टूडेंट ने फीस पेड कर दी है और स्टिल हैव सम फीस पेंडिंग, मतलब पार्शियल फीस पे की हुई है और पार्शियली उसकी पेंडिंग है, तो उसका स्टेटस इंस्टॉलमेंट हो जाए। इफ द स्टूडेंट हैज फीस स्टेटस एज पेंडिंग एंड दे हैव नो पेंडिंग ड्यूज, चेंज स्टेटस टू एरर। इफ द स्टूडेंट इज अवेयरिंग स्कॉलरशिप एंड दे हैव फाइन पेंडिंग, तो उनका जो स्टेटस है वो कैंसिल हो जाए। इफ स्टूडेंट इज अवेयरिंग स्कॉलरशिप एंड हैव फीस पेंडिंग, तो उनका जो फीस स्टेटस है वो पेड आ जाए। तो ये आपने चेक्स लगाने हैं अपने कोड पे। सबसे पहले हमने अपना जो डेटा है वो गेट कर लिया सेम फॉर्म में। फिर हम चेक कर रहे हैं रिमेनिंग चार्जेस। 70,000 अबव है तो हमने ब्लैक लिस्ट करना है। रिमेनिंग चार्जेस जो हैं वो 70,000 से अबव हैं और फाइन ड्यूज 20,000 से अबव हैं, ब्लैक लिस्ट एंड टर्मिनेटेड। फाइन ड्यूज 20,000 से अबव हैं, टर्मिनेटेड। रिमेनिंग चार्जेस प्लस फाइन ड्यूज दोनों मिला के 30,000 से अबव हैं तो ब्लॉक्ड। सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 है और रिमेनिंग चार्जेस उनके हैं और फाइन ड्यूज भी उनके हैं, तो उनका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव। स्टेटस अगर उनका पेड है और फाइन ड्यूज उनके रिमेनिंग है तो स्टूडेंट स्टेटस पेंडिंग। स्टेटस पेड है और रिमेनिंग चार्जेस उनके रहते हैं इंस्टॉलमेंट। फीस स्टेटस पेंडिंग है और रिमेनिंग चार्जेस उसके कोई भी नहीं है, स्टेटस एरर। स्कॉलरशिप यस है, फाइन ड्यूज रहते हैं तो स्टेटस कैंसल्ड। स्कॉलरशिप है, रिमेनिंग चार्जेस रहते हैं, फाइन ड्यूज 0 हैं तो स्टेटस उसका पेड। आपने क्यूरी लगानी है और अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा देनी है। और you need to insert all the record one by one and then show all the data on the PHP page, और फिर आपने इस तरह से शो करवा देना है। ठीक है, तो ये 4 आपके लैब टास्क थे, चारों डिफरेंट थे और सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका स्टिल कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।